हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली फैक्ट्स के ऑडियो बुक जंक्शन में। डार्क हॉर्स की यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सपनों की कीमत और संघर्ष का असली अर्थ समझ आने लगता है। अगर आप भी कभी जिंदगी में असफलता, प्रेशर या कंफ्यूजन से गुजरे हैं तो ये भाग आपको अंदर तक कनेक्ट करेगा। तो हेडफोन्स लगाए, खुद को कहानी में डुबो दीजिए और सुनिए डार्क हॉर्स पार्ट 5। दिन महीने गुजरते गए, जिंदगी अपनी चाल में चली जा रही थी। उस दिन सुबह संतोष ने जगते ही देखा कि मनोहर के 7 मिस्ड कॉल थे। हेलो, गुड मॉर्निंग मनोहर भाई, क्या बात, इतना कॉल देख रहे हैं? अरे कहाँ थे आप संतोष जी? महाराज, हम इसलिए कॉल कर रहे थे कि आज राय साहब का बर्थडे है, पहले बधाई दे दीजिए और शाम को पार्टी है, मनोहर ने सदा की तरह चहकते हुए कहा। अरे कितना पार्टी खाएगा हो मनोहर जी, हमें रहने दीजिए, हम फ़ोन पर बधाई दे देते हैं, संतोष ने कहा। दिमाग खराब है आपका क्या? अरे आपके और हमारे बिना राय साहब का पार्टी कैसे हो सकता है? उस बुढ़वा का और कौन है हमारे आपके अलावा यहाँ? आप चुपचाप तैयार होकर सीधे बतरा आइए, हमें पहले चलकर तैयारी करना है, मनोहर ने पूरे अधिकार के साथ कहा। संतोष के मन पर मनोहर के भावपूर्ण गार का असर होना स्वाभाविक था। उसने हाँ कर दी, फ़ोन रख तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ गया। नहाने के बाद उसने सोचा कि रोज की तरह साधारण कपड़े पहनकर चलूं या फिर पार्टी वियर शर्ट निकाल लूं। फिर सोचा शाम को वापस आकर बदल लूंगा, अभी तो दौड़े धूप करना होगा व्यवस्था में। मुखर्जी नगर के इलाके में विद्यार्थियों के बीच जन्मदिन मनाना सबसे लोकप्रिय इवेंट था। वैसे छात्र जिन्होंने मैट्रिक का फॉर्म भरने के बाद कभी अपने जन्म की तिथि पर ध्यान तक नहीं दिया, वे भी यहाँ बड़े तामझाम के साथ अपना जन्मदिन मनाते थे। कई कोचिंग में तो विद्यार्थी आपस में चंदा उठा अपने अपने टीचर की जयंती भी मनाते थे। यहाँ इतने इतने उम्र के आदमी जो विद्यार्थी के रूप में सालों साल से तैयारी में लगे हुए थे, जिनका जन्मदिन उनके घर वाले कब का भूल चुके थे, वे भी याद कर अपने मित्रों को उकसाकर अपना जन्मदिन मनवाते थे। आज राय साहब ने लगभग वही किया था। सुबह होते ही मनोहर को फ़ोन कर कहा, आज मन बहुत उदास और तन्हा लग रहा है। पूछने पर बताया कि आज उनका जन्मदिन है, आज बड़ा अकेलापन लग रहा है, घर पर होता तो कितना लाड़ दुलार मिलता। इतना सुनना था कि मनोहर ने कहा, हम लोग हैं ना आपके साथ, शाम को पार्टी होगी। और मनोहर इवेंट मैनेजमेंट में जुट गया था। यहाँ पर जन्मदिन मनाने में उसके पूरे रूल रेगुलेशन का अनुशासन के साथ पालन किया जाता था। मसलन कमरे को बैलून से सजाना, बर्थडे बॉय को टोपी पहनाकर तैयार करना, केक काटना, एक दूसरे को हाथ से केक खिलाना, गाल पर केक लगाना, उपहार लाना, गुलदस्ते लाना इत्यादि। कुछ तो जन्मदिन के पूर्व वाली रात 12 बजते इतना हल्ला करते और नाचते थे कि जैसे भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हो गया हो फिर से। मनोहर राय साहब के बर्थडे को लेकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि आज अपने जन्मदिवस जैसे महान अवसर पर राय साहब ने उसे अपना समझकर उससे अपना एकाकीपन साझा किया था। शायद राय साहब उसकी प्रबंधन क्षमता को जानते थे। मनोहर को याद आ रहा था कि एक बार जब वह मोतिहारी में था तब उसके जन्मदिन के अवसर पर मां ने सत्यनारायण प्रभु की कथा करवाई थी। उसी दिन उसके मैट्रिक का रिजल्ट आया था और मनोहर पास भी कर गया था। यद्यपि वह इस बात को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं था कि वो कथा क्या उसके जन्मदिन के कारण करवाई गई थी या फिर मैट्रिक पास होने के कारण। फिर दिल्ली आकर ही मनोहर ने अपना प्रॉपर तरीके से जन्मदिन मनाया था। मनोहर बत्रा पहुंच संतोष का इंतजार कर रहा था। मनोहर राय साहब के लिए अपने कमरे से एक बैग में गंगवा साबुन, डियो, परफ्यूम, हेयर जेल, बॉडी लोशन इत्यादि इस तरह लेकर निकला था जैसे एक ब्यूटी पार्लर वाली शादी के लिए नई दुल्हन सजाने जा रही हो। असल में राय साहब इस तरह के सौंदर्य प्रसाधनों से हमेशा दूर ही रहे थे। अब एक दिन के लिए इतने प्रोडक्ट को खरीदना न उचित था, न संभव। सो मनोहर ने खुद अपनी पहल करते हुए ये सारा सामान अपने बैग में रख लिया था। राय साहब को तो बस आज भर ही प्रयोग में लाना था, वो भी खुद मनोहर ने जिद की थी। संतोष के पहुंचते ही दोनों नेहरू विहार की ओर निकले। राय साहब कमरे को धोने पहुंचने में व्यस्त थे। मनोहर ने कमरे में घुसते ही राय साहब को साबुन दिया और नहाकर आने को कहा। संतोष ने पहले गले मिल बड़ी आत्मीयता से जन्मदिन की बधाई दी। राय साहब ने चाय चढ़ा दी। आज बहुत दिन बाद चूल्हा जला था राय साहब के आशियाने में। चाय पीने के बाद नहाने जाने से पहले राय साहब ने मेहमानों की लिस्ट पर मनोहर और संतोष से विमर्श किया। राय साहब की इच्छा थी कि कोई महिला मित्र भी अगर आमंत्रित हो जाए तो एक सार्थक जन्मदिन हो जाए ये जीवन का। मनोहर ने दिलासा देते हुए कहा कि वह कोशिश करेगा। चूंकि अब महिला मित्र को भी बुलाना था, इस कारण अन्य मेहमानों के नाम पर बड़ी सावधानी से विचार किया जा रहा था कि कोई बदतमीज मिजाज का लड़का आमंत्रित न हो जाए, भले वह कितना भी करीबी मित्र हो। अंत में तय हुआ कि कुछ चुनिंदा मित्रों को ही बुलाया जाए। राय साहब ने एक बार गुरु के नाम पर न बुलाने की चर्चा करनी चाहिए, पर संतोष और मनोहर का रुख देखते हुए चुप हो गए। असल में गुरु के आने से महिला मित्र की नहीं बल्कि खुद राय साहब को अपनी फजीहत का डर लगा था। नए मेहमानों में केवल एक क्रिश्चियन कॉलोनी में रह रहे जावेद खान को आमंत्रित किया गया था, बाकी सब पुराने ही चेहरे थे जो सदा पार्टीखोरी करते थे। महिला मित्र लाने की जिम्मेदारी मनोहर को सौंप दी गई। इसके बाद अब खाने पीने के मेन्यू पर बात हुई। ये सब होते काफ़ी वक्त निकल गया था। राय साहब नहाना छोड़ पहले उन सब के साथ खरीदारी कर आए। अब शाम होने को थी। राय साहब झट तौलिया लपेट बाथरूम की तरफ गए। कमरे की अपनी स्वाभाविक गंध साबुन की खुशबू से लड़ रही थी।
राय साहब के कमरे की नैसर्गिक महक के साथ साबुन की गमक मिलने से एक अजबे टाइप की तीसरी खुशबू का इजाद हो गया था। राय साहब साबुन इस तरह मलमल नहा रहे थे जैसे कोई दुल्हन उपटन लगाकर नहाती है। इधर मनोहर ने फ़ोन पर बात कर महिला मित्र का आना तय कर लिया था। केवल एक की ही हाँ हो पाई थी। राय साहब के बाथरूम से निकलते ही मनोहर बाथरूम को देखने गया। राय साहब, ये इतना गंदा बाथरूम कैसा महक रहा है? ऐसे में आप महिला मित्र का निमंत्रण दिलवा दिए, अगर बाथरूम चली गई तो दुर्गंध से मर जाएगी, मनोहर ने नाक बंद कर कहा। राय साहब ने तुरंत 50 का नोट निकाल संतोष को फिनाइल और हार्शिक क्लीन की शीशी लाने को कहा। राय साहब बाथरूम साफ करने घुसे। अब बाहर आने के बाद साबुन की गमक खत्म हो गई थी और राय साहब फिनाइल जैसा महक रहे थे। मनोहर ने उन्हें फिर से नहाकर आने को कहा और जो साबुन उसने पोंछकर बैग में डाल लिया था उसे फिर से निकाल कर दिया। 6 महीने में ये केवल 5वां मौका था जब राय साहब साबुन लगाकर नहा रहे थे, उसमें भी 2 बार तो आज ही लगा लिया था। वैसे वे हमेशा मुल्तानी मिट्टी और बेसन ही बॉडी में लगाकर नहाने के आदी थे। मनोहर कमरे के कोने कोने की सफाई और अन्य अव्यवस्थाओं पर बिल्कुल इस तरह ध्यान दे रहा था जैसे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी वाले अपने राष्ट्रपति की यात्रा के पहले मुआयना करते हैं। बस एक डॉग स्क्वाड की कमी थी। आखिर महिला मित्र आने वाली थी, कमरा ठीक करना ही था। थोड़ी देर में भरत और विमलेंदु पहुंच गए। रुस्तम को भी फ़ोन किया गया था। गुरु ने थोड़ा विलंब से ही आने को कहा था क्योंकि उसे शाम किसी से मिलने जाना था। उपस्थित सभी मित्र रंग बिरंगे बैलून से कमरा सजाने लगे। मनोहर ने बिना अंडा वाला केक लाकर पहले ही रख दिया था। उसमें केवल राय साहब का नाम लिखवाया था, उम्र नहीं। तभी जावेद खान आ पहुंचा। वह पहले से सभी मित्रों से परिचित ही था, बस कभी संतोष और भरत से नहीं मिला था। सबसे पहले संतोष ने नमस्ते किया, फिर राय साहब ने उसका परिचय भरत से कराया। भरत ने आगे बढ़कर जावेद से हाथ मिलाया। जावेद हाथ में हुए दर्द से कराह उठा। उसे लगा जैसे उसका पंजा मगरमच्छ के मुंह में चला गया हो। भरत ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया था। असल में यहाँ अक्सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेज भी चला करती थीं, जहाँ अपने व्यक्तित्व को निखारने के तरीके सिखाए जाते थे। उन्हीं तरीकों में से एक जो सबसे लोकप्रिय तरीका था वह था किसी से हाथ मिलाते वक्त उसके पंजों को जी जान से दबा देना। भले जावेद ये दर्द सहन न कर पाया, पर भरत ने बस उसी तरीके से हाथ भर मिलाया था जो उसने सीखा था। कुछ पल ही बीते थे कि रुस्तम भी पधार चुके थे। रुस्तम अपने साथ एक बड़ा सा गुलदस्ता लाए थे जो उसके पीछे खड़े उसके साथ आए एक पतले दुबले लड़के के हाथ में था। रुस्तम ने घुसते ही राय साहब को गले लगाया और लड़के के हाथ से गुलदस्ता ले राय साहब के हाथ में रख दिया। राय साहब पहली बार इतने रंग बिरंगे फूलों के बीच थे। राय साहब को मनोहर और संतोष ने पूरे आधे घंटे की मेहनत से तैयार किया था। पहले उनके बदन पर एक लेयर डिओडोरेंट की चढ़ाई, फिर शर्ट पहना, उस पर परफ्यूम की लेयर चढ़ाई, शर्ट की ऊपरी जेब में गुलाब खोंसा। जावेद खान अपने साथ बर्थडे वाली टोपी ले आया था, उसे भी पहनाया गया। राय साहब को जब टोपी पहनाई गई तो लगा कि राज तिलक के बाद मगध के सम्राट को मुकुट पहनाया जा रहा हो। क्रीम पाउडर से सनी हुई शर्ट पैंट पहने और बेल्ट लगाए राय साहब की मासूमियत और चेहरे पर एक निश्चल बालक वाला भाव देख सच ही कोई भी कह सकता था कि बुढ़ापा आदमी का अंतिम बचपन है। एकदम बुतरू लग रहे थे राय साहब। चलिए, कितने बजे कटेगा केक और किसी का आना बाकी है क्या? रुस्तम ने सेनापति की भांति पूछा। हाँ, गुरु भाई को आ जाने दीजिए, इतना हड़बड़ी क्या है? मनोहर ने कहा। हाँ, वेट कर लेते हैं, राय साहब ने तुरंत कहा। असल में राय साहब को गुरु नहीं बल्कि उस महिला मित्र का इंतजार था जिसका आना मनोहर ने तय कर रखा था। यार, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होगा, 1-2 और बर्थडे अटेंड करना है, रुस्तम ने अपना खास महत्व स्थापित करते हुए कहा। अरे गुरु कहीं पी के भूल गया होगा, रुस्तम ने गुरु के बारे में बड़ी बेअदबी से। हाँ, तो बिना केक कटे होगी पार्टी। केक तो तभी कटेगा जब गुरु भाई आ जाएंगे, संतोष ने बिना एक पल गंवाए कहा। संतोष को रुस्तम का गुरु के बारे में इस तरह कहना बहुत बुरा लगा था। एक तो रुस्तम के साथ उसका पहला अनुभव भी खराब रहा था। रुस्तम संतोष को देखते ही पहचान गया था, साथ ही अभी कही गई बात के असर का तेवर भी। रुस्तम ने डिफेंसिव होकर खेलना ठीक समझा। यहाँ अक्सर पुराने सीनियर नए जूनियर के जोश से परहेज करते थे कि कब कौन चला चोला उतार फेंक क्रांति की घोषणा कर दे, कुछ नहीं पता। अरे राय साहब, ये तो वही लड़का है ना? क्या भाई रूम मिला था कि नहीं? रुस्तम ने चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान लाते हुए कहा। संतोष ने मन ही मन सोचा, साले, तो क्या अभी तक सड़क पर रह रहा हूँ? हाँ, ये वही संतोष जी हैं, अब तो तैयारी भी मस्त चल रहा है, राय साहब ने कहा। राय साहब की नज़र लगातार मनोहर के फ़ोन और दरवाजे पर लगी हुई थी कि बस कब उस अज्ञात बाला का फ़ोन आए और दरवाजे से वो प्रवेश करे। तभी सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आहट हुई। राय साहब का दिल धड़का, दिल सही ही धड़का था। वह गुरु था। गुरु ने आते ही एक बड़ी सी मैजिक मोमेंट की बोतल राय साहब के हाथ में देते हुए उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी। फिर एक नज़र सबकी तरफ देखा, रुस्तम पर नज़र जाते ही कहा, लो करे भोंसड़ी के रुस्तम, तुम भी आए हो। आज तो राय साहब वीआईपी हो गए बे, नेता आया है इनके जन्मदिन पर, कहकर गुरु हंसा। सबने साथ ठहाका लगाया। अरे अब आप जो कहिए गुरु भाई, आपके भाई हैं, जैसा समझिए, रुस्तम ने कहा।
लगा ही नहीं कि यह वही रुस्तम है जो अभी कुछ देर पहले बोल रहा था। रुस्तम ने गुरु का तेवर देख निकलना ही बेहतर समझा। अच्छा बंधु, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे निकलना होगा, आप लोग एंजॉय करें, सबको शुभ रात्रि कहकर वह अपने पतले दुबले चेले के साथ निकल गया। अभी रुस्तम के पांव दरवाजे के बाहर ही पड़े थे कि मनोहर के फ़ोन पर रिंगटोन बजा, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई, मैं नेहरू विहार के नाले के पास हूँ, कहाँ आना है, उधर से आवाज़ आई। हाँ बस रुको, मैं तुम्हें वहीं लेने आता हूँ, बोलकर मनोहर सीढ़ियों से उतरने लगा, साथ संतोष भी हो लिया। रास्ते में संतोष को ध्यान आया कि वह कपड़े भी नहीं बदल पाया। नाले के पास खड़ी उस सजी सवरी लड़की ने संतोष को देखते ही कहा, हेलो सैंटी जी, कैसे हो? अरे पायल जी आप, लीजिए, मुझे मनोहर ने बताया भी नहीं। संतोष ने खुशी और आश्चर्य के मिले जुले भाव से कहा। बताइए, मुझे भी इसने कहाँ बताया कि कहाँ जाना है, कौन कौन है? पायल ने मनोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। विदिशा जी नहीं आई? संतोष ने अपने मतलब का सवाल किया। नहीं, उसने मना कर दिया, कह दिया अनजान लड़कों की पार्टी में नहीं जाऊंगी। अरे जब आएगी तभी तो पहचान बनेगी ना, पायल ने कहा। बात करते करते तीनों अब मकान की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इधर राय साहब ने दारू और बियर की बोतल झट से छुपा दी। गुरु ने अपनी सिगरेट फेंक डिब्बे को जेब में डाल लिया था। जावेद ने झट से बैंड की चादर को सीधा किया और विमलेंदु केक को लेकर कमरे के बीच एक टेबल पर रख उसमें मोमबत्ती लगाने लगा। हालांकि केक में बस एक ही मोटी सी मोमबत्ती रखी गई थी, क्योंकि उम्र के हिसाब से मोमबत्ती सजाते तो केक छोटा भी पड़ सकता था। सीढ़ियां चढ़कर पायल का दम फूल चुका था। कमरे के अंदर घुसते ही पायल ने सबको हाय कहा। मनोहर ने झट से सबसे पहला परिचय दिन भर के बेचैन बर्थडे बॉय राय साहब से करवाया। यही हैं हमारे राय साहब, इन्हीं का आज बर्थडे है, मनोहर ने कहा। जी कृपाशंकर नाम है मेरा, राय साहब तपाक से बोले। राय साहब ने सालों बाद अपना पूरा नाम इस तरह किसी को बताया था। इसके पहले एक बार संतोष के साथ मनमोहिनी को भी पूरा नाम बताया था उन्होंने। हैप्पी बर्थडे कृपा, मस्ती में रहो यार, पायल ने हाथ मिलाते हुए कहा और बैग से एक चॉकलेट और पीले गुलाब का फूल निकाल कर दिया। हाथ मिलाते ही जैसे राय साहब मतवाला हो गए थे। शरीर में कंपन और आंखों में झिलमिल सा दिखने लगा। पायल ने जैसे उन्हें एक झटके में बूढ़े से जवान कर दिया था। राय साहब बोल बोलकर उनके साथियों ने उन्हें वक्त से पहले प्रौढ़ कर दिया था। पायल के मुंह से कृपा सुन राय साहब इतने गुदगुदा गए थे कि दिल तो सुबह से ही बच्चा था और अभी बस वे यही सोच रहे थे कि दिमाग भी बच्चा हो जाए और बिना सोचे समझे जाकर उछलकर पायल की गोदी में लटक जाएं। वे 4 वर्षीय बालक की भांति उसके गले से लिप खेलना चाहते थे। खैर, अगले क्षण केक काटने की पहल करते हुए गुरु ने राय साहब का ध्यान तोड़ा। राय साहब हाथ में चाकू लेकर ऐसे खड़े थे जैसे कोई धार्मिक आदमी मंदिर में श्रद्धा से अगरबत्ती लेकर खड़ा रहता है। दाएं हाथ में चाकू और बाएं हाथ को दाएं हाथ के बांह को छुए, पैर से चप्पल उतार उन्होंने जैसे ही केक काटा, मनोहर ने मोबाइल पर गाना लगा दिया। तोरी बतिया दुनाली, तोरी अंखियां दुनाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काटते ही सबसे पहला टुकड़ा राय साहब ने पायल को अपने हाथों से खिलाया। पायल ने भी केक उठाकर राय साहब के गाल पर घस दिया। राय साहब को इतना आराम फील हुआ जैसे 4 वर्षीय बच्चे को तेल मालिश के बाद होता है। मनोहर को पायल का यहाँ इतना खुलना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जान रहा था कि वह अगर खुल गई तो फिर कोई लाल सिग्नल उसे रोक नहीं सकता था। सबने केक खाया और नाश्ते के प्लेट सर्व किए गए। सब गोल घेरा बनाकर बैठ गए। इतने में गुरु ने जावेद से कुछ सुनाने की फरमाइश की। जावेद बहुत अच्छा गाता था और बिहार की कला, लोक संस्कृति पर उसकी पकड़ बड़ी गहरी थी। विदेशिया, छठ के गीत, विवाह संस्कार के गीत, धोबिया, डोमकच, जंतसार, कजरी, चैती, चैता, फगुआ, होली सब सुनाता था और सब पर अच्छी जानकारी भी रखता था। जावेद खान मूलतः बिहार के छपरा जिले के एक गांव महादेवपुर का रहने वाला था। पढ़ाई में बचपन से अव्वल था। जब वो इंटर में था तब पिता चल बसे। कुछ खेती लायक ज़मीन थी, उसी के भरोसे पहले छपरा से स्नातक किया और फिर सिविल की तैयारी के लिए ज़िंदगी का एक जुआ खेलने दिल्ली आ गया। यहाँ उसने पढ़ाई के साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किया। गांव में एक बीमार माँ थी, खेत भी लगभग बिक चुके थे, यही कुछ 2 बीघा बचा हुआ था। यहाँ पर ट्यूशन से जो पैसा आ रहा था उसी से संघर्ष जारी था। कभी कभार मौके पर उसके कुछ मित्र भी संभाल देते थे। जावेद सही मायने में रोज़ ज़िंदगी से उठापटक कर रहा था। वो अपने माँ के बचे हुए दिनों को ज़िंदगी का हर सुख देना चाहता था। वह पढ़ाई में दिन रात जी तोड़ मेहनत भी कर रहा था। अभी अभी बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा भी दी थी। चलिए आप लोगों को भिखारी ठाकुर के प्रसिद्ध नाटक बेटी बेवा का एक प्रसिद्ध गीत सुनाते हैं। रुपया गिनाए ले पगहा धराए देहल चेरिया के छेरिया बनवाऊँ हो बाबूजी। वाह जावेद भाई, वाह यार, सबने तारीफ की। एक वो बटोही वाला विदेशिया का सुनाइए ना जावेद भाई, और पूरा सुनाइए ज़रा, मनोहर ने कहा। अच्छा हाँ, ये विदेशिया का गीत है, जब प्यारी बटोही से अपना दुख सुनाते हुए गाती है। करी के गवनवा भवनवा में छोड़ी कर अपने परीलन पुरभवा बलमुआ, सांवली सुरतिया सालत बाटे छतिया में एको नाही पतिया भेजवल बलमुआ, कहत भिखारी नाई आस नईखे एको पाए हमरा से धोखे के दीदार हो बलमुआ। जावेद ने फिर विमलेंद्र की फरमाइश पर छठ का भी गीत सुनाया।
कांच ही रे बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, मार्ब रे सुगवा धनुष से सूगा गिरे मुरझाए। जावेद इतना बढ़िया गा रहा था कि संतोष ने भी एक माता के गीत पचरा सुनाने का अनुरोध किया। असुरन के डरे देवता करे हाहाकार, हे जगतारण मैया तब लेहु दुर्गा के अवतार, हे जगतारण मैया राजा हिमालय देले बब्बर शेरवा, हे पगरात मैया ओहे पर भइलू असवार, हे जगतारण मैया। पूरा वातावरण जैसे एक तेजमयी ऊर्जा से भर उठा था। राय साहब के कमरे की मनहूसियत पहली बार परास्त होकर कमरे से बाहर चली गई थी। तभी इस दिव्य माहौल का आवरण तोड़ते हुए पायल उठी। ओ बोरिंग गाइज, आमी की जानी रे बाबा तो मार भोजोपुरी, पायल ने झुंझलाहट में बांग्ला में कहा। अजी प्लीज़ आप कुछ सुनाए ना, प्लीज़ पायल जी प्लीज़, राय साहब एकदम पूरे बालहट वाले भाव से बोले। वो छोड़ो ना कृपा, यार मुझे यहाँ स्मोकिंग की स्मेल आ रही है, कोई पीता है क्या सिगरेट? पायल ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। सब समझ गए कि पायल को धुएं से प्रॉब्लम है, इसलिए वो सिगरेट से बचना चाह रही है। मनोहर ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, सबने मना कर दिया। यहाँ तो कोई नहीं पीता पायल जी, संतोष ने सबकी तरफ से कहा। ओ शिट, चलो मुझे अकेले पीना होगा। मनोहर तुम तो लो, पायल ने अपने बैग से 2 अल्ट्रा माइल्ड सिगरेट निकालते हुए कहा। वहाँ मौजूद सारे लोगों की आंखें खुली ही रह गईं। सब इतने हैरान थे जैसे बीच समुंदर में चूल्हा जला देख लिया हो। मैं लाइटर भूल गई, प्लीज़ कृपा थोड़ा माचिस ला दो यार, पायल ने कहा। राय साहब पहले तो धफड़ा गए, छाती पर हाथ रखा और फिर दौड़कर किचन से माचिस लेकर आए। उसे जला सीधे पायल के होंठों के बीच घुसे सिगरेट में आग लगाई। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे फुलझड़ी में माचिस मारा हो। संतोष तो जैसे काट हो गया था। वो इतने अधिक हैरत में था जैसे उसने मुर्गे को शुतुरमुर्ग को अंडा देते हुए देख लिया हो। एक लड़की को सिगरेट पीते, वो भी अपने साथ, इतने नज़दीक से देखने का ये पहला मौका था। अब आप लोग से क्या छुपना छुपाना, मैडम बियर दारू भी पीती हैं, निकालिए कहाँ लुका कर रखे हैं, चलिए जल्दी से पिया खाया जाए, इनको जल्दी इनके कमरे पर हम भी छोड़ना होगा, मनोहर ने दर्द भरे नगमे की तरह कहा। वहाँ बैठा एक भी आदमी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या न करे। गुरु की सारी बोल्डनेस और प्रगतिशीलता भी लजाकर बैठ के एक कोने में दुबकी थी। भरत का इंग्लिश मीडियम भी कोना ही पकड़े था। विमलेंदु कुर्सी पर चुपचाप जा बैठा था। सबने आंखों आंखों में इशारा करके तय किया कि पहले पायल को ही खिला पिलाकर भेज दिया जाए, तब बाकी लोग नॉर्मल होकर खाएंगे पिएंगे। राय साहब ने बेड के नीचे से बियर का कार्टन निकाला। अभी निकला ही था कि पायल ने एक खोलकर तुरंत गटक लिया, फिर वोडका मांगा और खुद पैक बना 3-4 पैक पी लिया। सब के सब चुपचाप उसे देख रहे थे। बस राय साहब चुकमुक बैठ उसके अनुसार बर्फ पानी का अनुपात मिला रहे थे। आधा घंटा पीने के बाद पायल ने जाने की इच्छा जताई। सबने बिना एक पल गंवाए सहमति दे दी, सिवाय राय साहब के। राय साहब तो कल्पना कर रहे थे कि सब चले जाएं, बस पायल रह जाए। पायल ने जाते जाते राय साहब को स्पेशल थैंक्स बोला। राय साहब झट से एक डायरी उठा लाए और कहा, पायल जी इस पर अपना ऑटोग्राफ और अपना नंबर लिख दीजिए। इस बार चौंकने की बारी पायल की थी। उसने अपनी ज़िंदगी में नंबर मांगने का इतना अदबदार मध्यकालीन तरीका नहीं देखा था। उसने डायरी में अपना नंबर लिख दिया। नंबर लिखते ही भरत उचक्कर डायरी में लिखे नंबर और अपने मोबाइल में सेव करने लगा। मैडम मैं भरत हूँ, इंग्लिश मीडियम है मेरा, मैं कॉल करूँगा मैडम, भरत पीछे से चिल्लाया। पायल तब तक सीढ़ियों से उतर चुकी थी और शायद ही उसने भरत की आवाज़ सुनी थी। मनोहर और संतोष पायल को छोड़ने गए थे। संतोष रास्ते भर बस पीछे हट पायल को देखता रहा। उसने लड़की का ऐसा प्रकार पहली बार देखा था। ये लड़की बोल्ड नहीं, क्लीन बोल्ड है, संतोष ने सोचा। 18 संघ लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म आ चुके थे। पीटी का फॉर्म आना मुखर्जी नगर के विद्यार्थियों के लिए एक घोषणा की तरह होता था, जिसके बाद लोग पढ़ाई को लेकर गंभीर हो जाया करते थे। अपनी तैयारी को लेकर सावधान होने का यह सबसे महत्वपूर्ण समय हो जाया करता था। बार बार पीटी फेल से लेकर इंटरव्यू देकर बैठे सब समान रूप से जी जान से पढ़ाई में जुट जाते थे। फॉर्म भरते ही लड़के अप्रवासी पंछी की तरह अपने वतन लौट जाते थे, यानी वे बत्रा प्रवास से वापस अपने कमरे और किताबों की ओर लौट जाते थे। बत्रा चौक पर चहल पहल केवल उन्हीं लोगों की रहती थी जो उस साल परीक्षा में नहीं बैठने वाले होते थे। इधर कोचिंग की दुनिया का भी फ्लेवर चेंज हो जाता था। जैसे मकर संक्रांति में दुकान पर स्पेशली तिलकुट और होली पर गुजिया का स्टॉल लग जाता है, वैसे पीटी आते ही अधिकतर कोचिंग की टेस्ट सीरीज नाम की स्पेशल मिठाई लॉन्च हो जाया करती थी। कुछ लड़कों में पहले ही दिन फॉर्म भरने का जबरदस्त क्रेज होता था, जैसे शुक्रवार को लगी फिल्म का पहला शो देखने का होता है। मनोहर वैसे ही क्रेजी लोगों में से एक था। उसने संतोष को फ़ोन लगाया और सीधे संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्यालय धौलपुर हाउस शाहजहां रोड पहुंच गया। यहां आकर फॉर्म भरने में एक अलग तरह की फीलिंग आती थी। लड़के लड़कियों का यहां फॉर्म भरना और साथ में यूपीएससी की मुख्य इमारत दिखाते हुए ये कहना, यही इंटरव्यू होगा हम लोग का, यही मंजिल तक आना है, एक प्रेरणादायी प्रक्रिया थी। फॉर्म भरने के बाद वहीं बगल में फ्रूट चाट और पाव भाजी खाकर वापस कमरे पर अपनी तैयारी में जुट जाना, यह एक सेट फॉर्मेट था जो चलन में था। यहाँ आकर फॉर्म भरने से कई लड़कों को आने वाले तनाव के दिनों से पहले दिन भर के लिए अपने चहेते मित्रों मित्रागनाओं के साथ एक खूबसूरत दिन गुजारने को मिल जाता था। जिन जोड़ों ने कभी किंग्सवे कैंप की सीमा नहीं लांघी थी, वे भी इस दिन फॉर्म भरकर इंडिया गेट की सैर कराते थे।
मनोहर और संतोष फॉर्म डालकर लौटने लगे। तभी पायल किसी लड़के के साथ फॉर्म भरती हुई दिखी। मनोहर ने उसे नहीं टोका। महीनों से दोनों के बीच बोलचाल बंद थी। वैसे मनोहर अब ये जान गया था कि पायल हर साल एक नए लड़के के साथ ही फॉर्म भरती है। पिछले साल वो मनोहर के ही साथ आई थी। संतोष ने भी पायल को देखा। संतोष मनोहर का दर्द समझ रहा था। मन को बहलाने के लिए वह इधर उधर की बातें करने लगा और दोनों वापस मुखर्जी नगर आ गए। मुखर्जी नगर का तापमान बढ़ चुका था। हर कमरे से ज्ञान का धुआं निकल रहा था। सब अपने अपने तरीके से अलग जगह बैठे थे। गुरु विमलेंदु एक साथ तैयारी कर रहे थे। राय साहब ने भरत कुमार के साथ जोड़ी बनाई थी। मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, इंदिरा विहार, गोपालपुर, इंदिरा विकास, निरंकारी कॉलोनी, वजीराबाद, परमानंद कॉलोनी, रेडियो कॉलोनी, विजयनगर, क्रिश्चियन कॉलोनी, ये ऐसे इलाके थे जहां वातावरण में ऑक्सीजन से ज़्यादा फैक्ट तैर रहे थे। वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि से ज़्यादा मात्रा भूगोल, इतिहास, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषयों के प्रश्न और उत्तरों की थी। ऐसा जहां तहां हो रहे अधिकाधिक टेस्ट सीरीज के उत्सर्जन के कारण था। कुछ ऐसे ही माहौल के बीच गुरु अपने कमरे पर अखबारों से बने हुए नोट्स पढ़ रहा था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। उसने देखा तो सहसा चकित न हुआ। ये तो वही नंबर था। उसे मयूराक्षी ने कॉल किया था। कॉल रिसीव नहीं कर पाया। आज पूरे 1.5 साल बाद कॉल आया था मयूराक्षी का। मयूराक्षी को वह तब से जानता था जब वे दोनों साथ साथ कोचिंग ले रहे थे। मयूराक्षी पढ़ने लिखने को लेकर समर्पित लड़की थी। शर्मीली, भोली, कम बोलने वाली। घर से यहाँ आने के बाद गुरु ही था जिससे उसने सबसे ज़्यादा बातें की थी। गुरु के अलावा वह किसी को नहीं जानती थी यहाँ, और शायद उसने चाहा ही नहीं था अब किसी और को जानना। दोनों घंटों बैठकर कई मुद्दों पर बहस करते, लड़ते और इस मंथन के बाद निकले विचारों से महाग्रंथ रचते। ऐसे कितने नोट्स आज भी गुरु की मेज पर रखे हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन गुरु ने मयूराक्षी को फ़ोन लगाया। घंटी लगातार जा रही थी। फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। वह उसी पार्क में खड़ा हो बार बार फ़ोन लगाए जा रहा था। तभी उसने जो देखा उस पर उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। मयूराक्षी ठीक बगल वाली सड़क से गुजर रही थी। वह गुरु का फ़ोन काट रही थी और उसके साथ एक लड़का था। गुरु ने खुद को संभाला और उन दोनों के पीछे जाने लगा। मयूराक्षी अपने फ्लैट पहुंच सीढ़ी चढ़ अपने कमरे की तरफ जाने लगी और लड़का नीचे रह गया। 2 मिनट बाद वह लड़का दूध का पैकेट खरीद मयूराक्षी के कमरे की ओर चला गया। गुरु पर जैसे बिजली गिर गई थी। गुरु घंटों उसी पार्क में आकर बैठा। उसी समय मयूराक्षी का फ़ोन आया और उसने बताया कि वह व्यस्त थी, इस कारण कॉल नहीं उठा पाए। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसका कहा मान लिया और शायद वही उसकी आखिरी बात थी मयूराक्षी से। गुरु ने वापस अपने कमरे पर आ विमलेंदु को ये बात बताई तो उसने भी कहा, हाँ वो एक लड़के के साथ रहती है शायद, पर कभी मौका नहीं आया बताने का। गुरु अब जान चुका था कि मयूराक्षी कभी उसकी नहीं थी और न कभी होगी, पर उसने इसकी शिकायत कभी मयूराक्षी से नहीं की क्योंकि उसने कभी यह बात मयूराक्षी को बताई ही नहीं थी कि वह उसके लिए क्या महसूस करता है। मयूराक्षी की तरफ से भी गुरु को कभी ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। गुरु को आज इसका कारण भी पता चल गया, पर गुरु फिर भी इस सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका मन नहीं माना। वह सुबह उठा और मयूराक्षी के कमरे पर पहुंच गया। अभी सीढ़ी चढ़ बालकनी में पहुंचा ही था कि वह लड़का दरवाजे से सटे नल के पास ब्रश करता हुआ दिखा। गुरु उल्टे पांव वापस आ गया। इस बार वह दुखी नहीं था बल्कि निश्चिंत था इस बात को लेकर कि मयूराक्षी ने अपनी ज़िंदगी चुन ली है। अब बेवजह उसकी ज़िंदगी में घुसना ठीक नहीं था गुरु के लिए। गुरु नीचे आया, मोबाइल की सिम निकाली और उसे तोड़ वहीं फेंक दिया। तब से कोई संपर्क नहीं हुआ था दोनों का। इतने सालों की पूरी कहानी नज़र के सामने से गुजर गई गुरु के। अब उसे ध्यान आया कि कॉल आए आधे घंटे हो गया है। उसने अपनी ओर से कॉल लगाया मयूराक्षी को। हेलो, कैसी हो मयूरी? सॉरी मैंने फ़ोन साइलेंट रखा था सो उठा नहीं पाया। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? गुरु ने एक सांस में कहा। क्यों, अमेरिका में बस गए हो जो तुम्हारा नंबर भी नहीं मिलेगा? विमलेंदु से लिया था नंबर तुम्हारा। 1 साल से है नंबर मेरे पास। मैं तो तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करती रही। पता नहीं किस बात का गुस्सा था तुम्हें। तुमने कभी कॉल नहीं किया तो जाओ, मैंने भी नहीं किया। बात करने का लहजा तनिक भी नहीं बदला था मयूराक्षी का। कहा, अच्छा चलो झगड़ा मत करो, ये बताओ फिर आज क्यों किया? गुरु ने हंसकर। हाँ आज लगा अब मेरी ज़रूरत है, मैं ही कर लूँ। तुम्हें तो कभी मेरी ज़रूरत पड़ती नहीं जो करोगे, मयूराक्षी ने उलाहने के भाव में कहा। अब बात भी बताओ मयूरी, या लड़ोगी खाली? गुरु ने मुस्कुराहट लिए कहा। लग ही नहीं रहा था दोनों सालों बाद बात कर रहे थे। देखो मुझे कुछ नोट्स चाहिए और जो भी महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं उस पर बात कर मैटर तैयार करना है। करवा दोगे ना? मयूराक्षी ने कहा। गुरु ने सोचा जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इशू था उस पर कभी मयूराक्षी से बात नहीं कर पाया, बस दुनिया भर के इश्यूज़ पर बात करता रहा। एक बार फिर उसे वही करना था। ठीक है, कल से डिस्कशन कर लेंगे। मैं शाम 4 बजे उसी पार्क में आ जाऊंगा, गुरु ने कहकर फ़ोन काट दिया। गुरु की आंखों में कुछ नहीं था, पानी भी नहीं। 19 पीटी के प्रेशर से पूरा मुखर्जी नगर उबल रहा था। हर कान से भाप निकल रही थी और हर दिमाग की सीटी बजी हुई थी।
आखिर वह दिन आ ही गया जिसके लिए लाखों विद्यार्थी देश के कोने कोने से यहाँ आते थे। आज पीटी का एग्जाम था, किसी के लिए कयामत का दिन तो किसी के लिए ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत का दिन। 6 बजे सुबह ही बत्रा पर अपने अपने सेंटर पर जाने वालों की इतनी भीड़ थी मानो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रामलीला मैदान में मजदूरों की रैली रखी हो। राय साहब नहा धोकर तैयार होकर निकल गए। लगातार फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। फूफा, मौसी, नाना, दादी, बड़का चाचा, छोटका मामा, सबका फ़ोन आ रहा था और परीक्षा के आशीर्वाद मिल रहे थे। जितना भी अधिक से अधिक संभावित हुआ और आशीर्वाद जमा किया जा सकता था, राय साहब फ़ोन पर किए जा रहे थे। इधर संतोष पूजा पाठ कर तिलक लगा निकला था। 15 दिन पहले ही पिताजी ने कोरियर कर पन्ना और पुखराज की अंगूठियाँ भेजी थीं। उसने उन्हें ऐसे पहना जैसे कोई युद्ध में जाने से पहले कवच पहनता है। माँ ने कुलदेवता और याददाश्त में जितने भी देवी देवता थे सबको याद कर लेने को कहा था। गांव के जखबाबा पर चढ़ा भभूत पॉकेट में रख लिया था संतोष ने। दादी ने गांव के भैरव बाबा के मंदिर में चढ़ा अक्षत भी भिजवाया था और कहा था परीक्षा हॉल में घुसते पहले उसे अपने आसपास छींट दे। बत्रा पहुंच उसे याद आया कि उसने दही चीनी नहीं खाया था। उसकी नज़र मदर डेयरी की दुकान पर गई। एक मीठी दही लेकर झटपट खाया। हालांकि उसके मन में ये बात आई कि दही तो ठीक था पर पता नहीं चीनी डालकर मीठा किया होगा या किसी और रासायनिक पदार्थ से। रात पिताजी ने एक ज्योतिषी से बात करवाई थी। उन्होंने एक मंत्र दिया था और कहा था कि परीक्षा हॉल में लगातार मन ही मन इसका जाप करता रहे। संतोष ने अभी रास्ते से ही जाप प्रारंभ कर दिया था। वह समय पर ही सेंटर पहुंच गया। बाहर गेट पर अपना रोल नंबर देख अंदर अपनी सीट पर जा बैठा। बैठने के साथ जेब से अक्षत निकाली और छींटने लगा। तभी पास का एक लड़का अचानक चिल्लाया। एक दाना उसकी आंख में चला गया था। संतोष ने झट से अपनी रुमाल निकाली और लड़के के आंख से चावल का दाना निकाला। सॉरी भाई साहब, वो पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से चावल पड़ा था, थोड़ा पेंसिल निकालने में देख के झाड़े तो उड़कर पड़ गया, माफ़ कर दीजिए। संतोष ने माफ़ी मांगते हुए कहा। सोचा सब भगवान की कृपा है कि एक लफड़ा होने से बचा, वरना अभी झगड़ा करता कि एग्जाम देता। उधर मनोहर, गुरु, विमलेंदु, मयूराक्षी भी अपने अपने सेंटर पहुंच चुके थे। दोनों सत्रों की परीक्षा खत्म होने के बाद संतोष पसीने से नहाया हुआ, चेहरे पर थकान और संतुष्टि का सम्मिश्रित भाव लिए इस तरह निकला जैसे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्रा के बाद यान से बाहर निकली हों। दूसरे दिन शाम को सब बत्रा पर मिले। अभी संतोष, मनोहर, गुरु और विमलेंदु पहुंचे थे। सबने एक दूसरे से स्कोर पूछा। वहां पर संतोष का संभावित स्कोर सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहा था। लोगों को विश्वास भी करना पड़ा था क्योंकि एक तो प्रेशर का जोश है और ऊपर से इतना आत्मविश्वास है, यानी तगड़ा परफॉर्म कराया था संतोष। वास्तव में यूपीएससी के प्रश्नपत्रों की यह खासियत होती थी कि परीक्षा देने के 24 घंटे तक हर कोई उसका सही जवाब देने के आत्मविश्वास में रहता था। यह आत्मविश्वास और शानदार परफॉर्मेंस का भरोसा धीरे धीरे 7 दिनों में टूटता था, क्योंकि 7 दिन से पहले प्रश्नों के सही उत्तर तो सारे कोचिंग और विद्यार्थी भी मिलकर ढूंढ नहीं पाते थे। इंटरनेट भी बस सहायता ही करता था, सीधा उत्तर तो गूगल के बाप के पास भी नहीं होता था। सब चाय पी रहे थे कि तब तक परफ्यूम छिड़के, काला चश्मा लगाए, जीन्स टी शर्ट पहने एक लड़का आया और उन सबसे हाथ मिलाने लगा। अरे अरे ई का हो जादू, राय साहब आप, महाराज आप तो एकदम लौंडो लग रहे हैं, मनोहर ने उछलते हुए कहा। अरे आप लोग तो जान ले लीजिएगा महाराज, आप सब इतना फैशन करते हैं, तनी हम कर लिए तो बवाल काट दिए, ई तो अन्याय है, राय साहब ने हंसते हुए कहा। आज पहली बार सबको राय साहब के साथ खड़े रहकर बात करने में अपने नाक की तरफ से बेफिक्र रहना हुआ था। आज तो पूरा परफ्यूम में नहाकर आए थे राय साहब, नहीं तो हमेशा पसीने में सनी मध्यकालीन शर्ट दूर से ही जनता को सावधान कर देती थी। चलिए ये पेन ड्राइव लीजिए और कोई 10-20 तो हॉलीवुड का फिल्म डालिए इसमें, राय साहब ने मनोहर के हाथ में पेन ड्राइव देते हुए कहा। अरे वाह रे मेरे रोटी कपड़ा और मकान के हीरो राय साहब, आप हॉलीवुड देखिएगा, गुरु ने उछलते हुए कहा। लीजिए। अरे तो इसमें क्या है गुरु भाई, कौन अंग्रेजी में देखना है, सब हिंदी में तो होता है, राय साहब ने कहा। मुखर्जी नगर में हॉलीवुड की फिल्मों का हिंदी में डब किया संस्करण छात्रों में खूब चलता था। ऐसी फिल्मों को देखना और इन फिल्मों की कारीगरी पर सार्थक चर्चा कर फिल्म के निर्देशक और अभिनेता अभिनेत्रियों की तारीफ करना लड़कों को एक प्राउड वाली फीलिंग देता था। ऐसी फिल्मों में संवाद के वक्त कलाकारों के शरीर अंग्रेजी में हिलते थे पर आवाज़ हिंदी में आती थी। हिंदी भी मामूली वाली नहीं, इतनी परिष्कृत और तत्सम शब्दों से सजी भारी भरकम हिंदी के संवाद होते थे। देखने वाले देखते अंग्रेजी में थे पर सुनते हिंदी में थे। एंजेलिना जॉली, टॉम क्रूज, सलमा हाइक, अल पचिनो, जॉनी डेप के नाम यहाँ इतने फैमिलियर थे मानो वे सब भोजपुरी फिल्मों के कलाकार हों। पेन ड्राइव लेकर मनोहर ने रख लिया और कल लेने को कहा। राय साहब के खुशबूदार रोमियो वाली एंट्री के बाद परीक्षा पर चर्चा बंद ही हो गई थी। रंग बिरंगी बातों के बाद सब लोग वहां से कमरे की ओर निकले। चलते चलते राय साहब ने बताया कि उनका रूम पार्टनर तो गांव से वापस नहीं आया और रूम छोड़ दिया। साथ ही बताया कि अभी बगल वाले कमरे में एक बड़ा अच्छा लड़का गोरेलाल यादव आया है। ये गोरेलाल ही था जिसने राय साहब के रहन सहन का पैटर्न ही चेंज कर दिया था। गोरेलाल यादव आजमगढ़ का रहने वाला था।
कभी न छूटने वाला गहरा पक्का रंग, 5 फीट 5 इंच की लंबाई, आंखों में रेगिस्तान वाली प्यास, होंठों से लगातार टपकती चाहत, सिर पर काम भर बाल, सामने की 2 दांतों के बीच जोजिला दर्रे जितना फासला। कुल मिलाकर उसका व्यक्तित्व लोगों को एक नज़र में आकर्षित जरूर करता था कि आखिर यह आदमी कौन है। घर वालों ने सुन रखा था कि आदमी पर नाम का प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही सोचकर उसका नाम गोरेलाल रखा गया था, पर उसे देखकर साफ दिख रहा था कि उसने इस मान्यता को खारिज करवा दिया था। उसके नाम का 27 साल के बाद भी उसके व्यक्तित्व पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा था। कितनों की तरह गोरेलाल भी यहाँ आईएएस बन अपनी किस्मत चमकाने आया था। किस्मत के साथ खुद को चमकाने का प्रयत्न भी उसका सदा बना रहता था। वो सौंदर्य प्रसाधनों का न केवल विशद ज्ञाता था, बल्कि उनका उपयोग भी वर्षों से किए आ रहा था। बाजार की ऐसी कोई सस्ती या महंगी गोरेपन की क्रीम नहीं थी जिसके दावों को उसने अपने गाल पर फेल न किया हो। टीवी विज्ञापनों और अखबारों में गोरेपन का दावा करने वाले सभी क्रीमों ने उसके गाल पर जाकर हार मान ली थी। वह इन क्रीमों के लिए चलता फिरता आतंक था। उसके गाल कई कंपनियों के लिए प्रयोगशाला भी थे। उसी ने राय साहब को समझाया था कि केवल ज्ञान से ही व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है, संवेदना के साथ व्यक्तित्व के शिल्प पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा कपड़ा लत्ता पहने तो सियार भी शेर लग सकता है। गोरेलाल को लड़कियों में उतनी ही रुचि थी जितनी तेंदुलकर को क्रिकेट में। यह अलग बात थी कि यह रुचि उसके मन तक ही सीमित थी। वास्तविक जीवन में वह अभी एक खोजी यात्री ही था। ऐसे कुविचारों से प्रेरित उल्टी सीधी कल्पनाओं का उसने दिमाग में इतना कूड़ा ढेर कर रखा था कि उस पर चढ़ वह कुंठा के एवरेस्ट पर पहुंच गया था, जहां से गिरकर आदमी केवल पाउडर हो सकता था। पर चाहे कुछ भी हो, राय साहब अभी उसकी संगत की रंगत में रंग गए थे। राय साहब के जीवन में वह पुनर्जागरण की तरह आया था। गोरेलाल ने कमरे पर खाना बनाने के लिए एक महिला कुक रखा हुआ था। कुक का नाम आयशा था और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मुखर्जी नगर में खाना बनाने के लिए कुक रखने का चलन खास था। असल में कुक के द्वारा खाना बनवाने से खुद के अंदर एक अधिकारी वाली फीलिंग आती थी। लगता ही नहीं था कि वे विद्यार्थी हैं और उन्हें पढ़ने के साथ झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, खाना बनाने तक का सारा काम खुद करना है। इन कामों के लिए भी कई विद्यार्थी अलग से एक काम वाली रखते थे। एक अधिकारी की तरह जीवन जीते हुए तैयारी करने का कॉन्फिडेंस ही अलग होता था। गोरेलाल के कमरे पर जैसे ही उसकी कुक आती, एक गाना तभी हमेशा मोबाइल पर बजता रहता था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। गोरेलाल के इस प्रेरक गीत का रहस्य किसी को समझ नहीं आता था कि यह गाना आईएएस के लिए बजता था या आयशा के लिए। गोरेलाल बेड से उठ दौड़कर किचन में जाता और जब तक वह बर्तन धोती तब तक गोरेलाल सब्जी काटकर तैयार कर लेता। उसके बाद वह चूल्हा जलाकर उसमें कढ़ाई चढ़ाती और अंदर कमरे में जा लैपटॉप खोल बैठ जाती। फिर गोरेलाल उसकी पसंद से खाना बनाता, दोनों साथ खाते और फिर कुक चली जाती। एक बार तो राय साहब कमरे पर आ गए। उस वक्त गोरेलाल कमरे पर नहीं था। पूछने पर कुक ने बताया वह किंग्सवे कैंप गया है। असल में उस दिन गोरेलाल ने कुक से कहा था कि आज वह बहुत थका हुआ है। इस पर कुक ने उसे बाहर से ही कुछ ले आने को कहा। उसने लगे हाथ उस दिन लच्छा पराठा और चिकनिकरी खाने की इच्छा जता दी थी। गोरेलाल वही लाने किंग्सवे कैंप गया हुआ था। एक कुक के लिए इस तरह के समर्पण का अर्थ ये कतई नहीं था कि उन दोनों के बीच कुछ भी गलत था, बल्कि यह तो कुछ भी गलत नहीं हो सकने के कारण था। गोरेलाल अपने मिशन में पूरी ईमानदारी के साथ लगा हुआ था। कुक आयशा एक सधे हुए खिलाड़ी की तरह सब सही किए जा रही थी। गोरेलाल कुछ भी गलत नहीं कर पा रहा था। इधर राय साहब ने भी टिफिन खाना बंद कर दिया था, खुद खाना बनाने लगे थे। एक दिन नेहरू विहार में सब्जी खरीदते हुए अचानक राय साहब को पायल दिख गई। पायल बड़ी तेजी से निकली जा रही थी। राय साहब तब तक 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज खरीद चुके थे। इतना भारी झोला लेकर एक बार तो दौड़े पर लटखड़ा गए, फिर आधे रास्ते झोला रखकर दौड़े। पीछे से जाकर पायल जी का संबोधन किया। पायल ने पीछे मुड़कर देखा तो मुंह से निकला, अरे राय साहब आप। नहीं, मैं आपका कृपा। राय साहब ने अपने सीने पर हाथ धरते हुए कहा। असल में दौड़ने में गले की माला बटन से उलझ जाने के कारण शर्ट के ऊपर की एक बटन टूट गई थी। पायल सुनकर हंस पड़ी। और इधर कहाँ आई थी? राय साहब ने इलाके के राय बहादुर की तरह पूछा। मुझे न इस बार यूपीपीसीएस देना है, उसी के लिए एक फ्रेंड के कमरे पर गई थी कुछ नोट्स लेने। मुझसे इतने फैक्ट इकट्ठा नहीं होते, ऊपर से मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। लो जी, अजी मेरा नाम पूछ लेना आप, यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक यूपीपीसीएस का मास्टर हूँ। लोग वहाँ से आते हैं हमारे पास नोट्स बनवाने, मेरा भी हिस्ट्री है। राय साहब ने आंख चमकाते हुए कहा। पायल ने राय साहब को बड़े ध्यान से सुना। फिर वहीं बगल में जूस की दुकान थी। राय साहब जूस पिलाने की जिद करने लगे। पायल ने मना कर दिया और कहा कि अभी जस्ट बियर पिया है। राय साहब को तुरंत सब याद आ गया। उसके बाद पायल ने विदा मांग बत्रा के लिए वहीं पास खड़ा रिक्शा ले लिया। रिक्शा ज्यों ही चला, राय साहब ने दौड़कर रिक्शे वाले को 10 का नोट थमा दिया और मुस्कुराते हुए वापस आ गए। पायल भी मुस्कुराने लगी। उसी रात अभी ठीक 11:30 बजे थे। तकिया के नीचे रखा राय साहब का मोबाइल बज उठा। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। राय साहब ने अन्य ढंग से फ़ोन उठाया तो उछल पड़े। फ़ोन हाथ में लिए दौड़े और पहले डिओड्रेंट छिड़का। ऐसा इसलिए कि बात करते हुए मन खुशबू से भरा रहे। फ़ोन रिसीव करते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो, कृपा बोल रहे हो? हाँ पायल जी,
नहीं बोल रहा हूँ, अब लगा ना थोड़ा अपनापन, तभी आप एकदम से अजनबी की तरह बोल दिए थे, राय साहब ने कहा। नहीं यार, तब जस्ट पी थी ना, सो थोड़ी तमीज आ गई थी। अच्छा मुझ पर एक कृपा करोगे मेरे कृपा, रॉक स्टार मेरे, पायल ने मारक अदा से कहा। अरे जान ले लीजिए ना आप, दे दूंगा, आप आदेश तो करिए। अच्छा वो रिक्शा वाला ठीक से पहुंचा दिया था ना, राय साहब ने फिक्रमंद भाव से कहा। हाँ, अरे वो एक फ्रेंड मिल गया था तो उतरकर उसी की बाइक से चली गई, पायल ने एक हल्का सा झटका देते हुए कहा। राय साहब का कलेजा हल्का सा स्क्रैच हुआ, वह भी यह सोचकर कि साला तब तो फालतू में 10 रुपया दे दिए रिक्शा वाला को। अच्छा, आप वो 10 रुपया के बारे में मत सोचिएगा कि बर्बाद हो गया, गया तो मेरा गया, कोई बात नहीं, दोस्ती में 10-20 रुपया देखा नहीं जाता, राय साहब ने आखिर अपना दर्द बयां कर ही दिया। पायल को तो पहले कुछ समझ में ही नहीं आया, फिर ध्यान आने पर भी उसने अनसुना करते हुए अपनी असली बात कही। कृपा मैं कल सुबह 10 बजे तुम्हारे कमरे पर आऊँगी, मुझे अच्छे से सारे नोट्स दे देना, ठीक ना, पायल ने कहकर फ़ोन काट दिया। राय साहब तो जैसे बिस्तर पर ही उड़न खटोला जैसा फील करने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सो जाएं या जगकर ही सुबह के 10 बजे का इंतजार कर लें। पायल ने जिस तरह खुद उनके कमरे पर आने का फ़ोन किया, वे समझ गए कि आखिर उनका व्यक्तित्व निखर ही गया और पायल की खनकने से उनका जीवन खनकनाने वाला है। आखिर पायल ने दिल दे ही दिया। इस सुरपुर के बीच राय साहब को नींद आ गई। सुबह 9 बजे नींद खुली। जन्मदिन के बाद कमरे में बस एक दिन झाड़ू लगी थी। राय साहब समझ नहीं पा रहे थे कि खुद को साफ करें या कमरा या बेड की चादर और तकिया का कवर बदलें। समय बहुत कम था। खुद तो खैर पहले से ज़्यादा साफ सुथरे थे, पर कमरे का हाल एकदम बुरा था। जल्दी जल्दी में उन्होंने झाड़ू मारी, अपने पुरातन पुरगंजी और जांघिया को बेड के नीचे डाला। अपना सफ़ेद तौलिया जो अब काला हो चुका था उसे बाथरूम से हटा बेड के नीचे दबा दिया। कमरे की दुर्गंध से मुकाबला का जिम्मा फिनाइल की गोली को देते हुए लगभग दौड़ते हुए फिनाइल की गोली लाए और तकिया के नीचे लाकर रख दिया। स्नान करने के बाद वही वाली शर्ट पहन ली जो उन्होंने अपने बड़े भाई की शादी में पहनी थी। 10 बजने में 5 मिनट कम ही थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राय साहब दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। सामने अखबार वाला था, वह पैसे लेने आया था। राय साहब ने झुंझलाकर उसे बाद में आने को कहा। दरवाज़ा सटाकर वापस मुड़े कि बाहर किसी की सांस फूलने की आवाज़ आई। राय साहब निकले तो देखा पायल हाँफ रही थी। अरे आप थक गईं, ठहरिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आते हैं, कहकर राय साहब नीचे जाने लगे। यार पागल हो क्या, हाँफ रही हूँ, पानी दो, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, पायल ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा। जी हाँ, अंदर आइए ना, बैठिए ना आप, राय साहब ने आगे आकर कहा। पानी देकर राय साहब झट से नीचे जा कोल्ड ड्रिंक ले आए, साथ ही चिप्स भी। ऊपर आकर तुरंत चूल्हे पर तहरी चढ़ा दिया। ये सब क्या कर रहे हो कृपा, पायल ने मुंह बिचकाकर कहा। जी कुछ नहीं, आप आराम से बैठिए, आज मुझे मेहमान नवाजी तो करने दीजिए। जन्मदिन वाले दिन इतनी भीड़ थी कि हम बात भी नहीं कर पाए। आज हम आराम से दिल की बात करेंगे, ठहरिए ना, हम बैग लेकर जाएंगे और बियर भी ले आएंगे। एक बार में राय साहब ने इतना कह डाला। कृपा और मेरे नोट्स, पायल ने सवालिया अदा से पूछा। वो खाना खाने और पीने के बाद मिलेगा, राय साहब के कहते ही दोनों हंस पड़े। पायल के लिए उस कमरे में बैठना नरक के रिसेप्शन में बैठना जैसा लग रहा था। कमरे की दुर्गंध का कोई मुकाबला नहीं था। ऊपर से तकिया के नीचे रखा फिनाइल भी फॉर्म में था, पर क्या करती जब तक राय साहब नोट्स हवाले नहीं करते। निकलना बेकार था क्योंकि तब वहाँ जाना ही बेकार हो जाता। कृपा वॉशरूम किधर है तुम्हारा, पायल ने बेड से उठते हुए कहा। जी हाँ, बाथरूम है हमारा, बस यही तो है सामने, राय साहब ने भी खड़े होकर इशारा किया। पायल जैसे ही बाथरूम गई, इधर बेड पर रखे उसके मोबाइल पर कॉल आया। फ़ोन साइलेंट मोड पर था, फिर भी राय साहब की नज़र उस पर चली गई। स्क्रीन पर लिखा आ रहा था कॉलिंग .Jan3। राय साहब ने एक बार फिर गौर से देखा, स्क्रीन पर वही आ रहा था कॉलिंग .Jan3। राय साहब तो जैसे बसने से पहले उजड़ गए, खिलने से पहले झड़ गए। रीजनिंग का अभ्यास करते करते वे इतना ज़रूर समझ गए थे कि कॉलिंग Jan3 का मतलब है कि इसके कम से कम 3 जान तो हैं ही, आगे भगवान जाने। अभी 20 सेकंड पहले विचलित हो गए। राय साहब ने तुरंत खुद को संभाला, अपनी उम्र देखी, अपनी शक्ल देखी और उस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी लड़की की उम्र और उसके तेवर देखे। इस तुलनात्मक अध्ययन में उन्होंने पाया कि भला इस फूल सी जान में मुझ जैसा महाप्राण कहाँ से समाएगा। उन्होंने तय कर लिया कि सब जान बनकर ही थोड़े घूमेंगे इस जान के पीछे, और भी तो रास्ते हैं। उन्होंने तुरंत अपने दिमाग की फॉर्मेटिंग चेंज की। तब तक उनको ध्यान आया कि पायल अभी तक बाथरूम से निकली क्यों नहीं है, कहीं दुर्गंध की मार से बेहोश तो नहीं हो गई। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि पायल नथुने पर रुमाल बांधे बाहर निकली। राय साहब ने रुमाल बंधा देखते समझ लिया, लड़की होशियार है, इसने अंदर अपनी जान बचाने का हर संभव उपाय कर लिया था। ओ आइए पायल बहन, बहन मैं तो डर गया कि अंदर इतनी देर क्यों लगा दी। बहन शब्द सुनते ही पायल जितना हो सकता था उतना चौंकी। उसने मन ही में सोचा, ये रेवा को क्या हो गया अचानक, अभी तो परमाणु रिएक्टर जैसा गर्म था, अचानक साइबेरिया का बर्फ कैसे हो गया। क्या हो गया यार कृपा, पायल ने आश्चर्य से पूछा। नहीं मेरी प्यारी बहना, प्लीज़ मुझे भैया बोलकर गले लगा लो, मैं तुम्हारे जैसी बहन खोना नहीं चाहता, मेरी यहाँ कोई बहन नहीं, राय साहब एकदम करीब आकर बोले।
यहाँ अक्सर कोचिंग में अपने बगल में बैठी लड़की में लड़का पहले अपनी प्रेमिका देखता है, फिर दुल्हन देखता है, फिर एक अच्छा दोस्त देखता है और अंत में बहन पर आकर समझौता कर लेता है। ये बड़ी सामान्य मनोवृत्ति देखी गई थी कि यहाँ लड़के लड़कियों से उल्टे सीधे संबंध के लिए ज़्यादा परेशान या अधीर नहीं रहते थे, बल्कि किसी भी तरह से संपर्क के लिए ज़्यादा लालायित रहते थे। भले वो संपर्क बत्रा पर चाय पीने का हो, पार्क में किताबें लेने देने का हो, कूपन रिचार्ज करा देने का हो, खाना पहुंचा देने या लेने का हो, घर से आए मिठाई खाने खिलाने का हो, बीमारी के वक्त दवा पहुंचाने का हो, कमरे पर जाते सब्जी देते जाने का हो या रक्षाबंधन पर कमरे पर राखी बंधवाकर भावुक हो जाने का हो। इन्हें बस संपर्क चाहिए, कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं। इन लड़कों का मन वैसे ही साफ होता था जैसे नवंबर की दोपहर में आसमान होता है। वो तो ठीक, कृपा भाई पर चलो नोट्स दे दो, फिर आती हूँ रक्षाबंधन के दिन, पायल ने भी पिन छुड़ाने वाले मूड में कहा। हाँ लीजिए, निकाल कर रखा था रात को ही। और सुनिए न, जब भी नेहरू विहार आइए हमारे कमरे पर बेहिचक आ जाया करिए, अपना घर समझिए। अरे भाई का कमरा है, आपका हक है बहन। राय साहब ने कलेजे पर पत्थर रखते हुए संपर्क बनाए रखने का आखिरी दांव खेल दिया था। जितना बना उतना किया बेचारे ने। 20 पीटी के तनाव से मुक्त होने के बाद सभी हल्का महसूस कर रहे थे। यही वो सबसे अनुकूल समय होता था जब वर्ष भर घर नहीं जाने वाले विद्यार्थी भी एक बार अपने घर गांव घूम आते थे। राय साहब तो पिछले 1.5 साल से घर नहीं गए थे। माँ ने कई बार पर्व त्योहार पर 4 दिन के लिए आने को कहा भी था, पर पढ़ाई का दबाव था सो गए नहीं। इसलिए इस बार जाने की सोच रहे थे। इधर जावेद की माँ बहुत बीमार थी। उसने सोचा एक बार मिलकर आ जाऊं। गुरु के लिए तो घर छूट ही गया था और संतोष ने सोचा रिजल्ट देख लूँ तब जाऊंगा। राय साहब की जावेद से बात हुई तो दोनों ने साथ ही टिकट ले लिया। राय साहब को यूं तो गाजीपुर जाना था, पर इलाहाबाद में विश्वविद्यालय संबंधी कुछ काम था, सो इलाहाबाद तक वे जावेद साथ ही चलते। फिर आगे जावेद ने पटना का टिकट लिया था, जहां से वो आगे बस से छपरा जाता अपने गांव महादेवपुर। तय दिन दोनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। सिविल का विद्यार्थी जब यात्रा करता हो तो उसकी यात्रा में नियम कानून का पालन अन्य किसी भी वर्ग के यात्री से ज़्यादा होता है। स्टेशन पर गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी यह पूछने के लिए राय साहब पूछताछ काउंटर वाली लंबी कतार में खड़े हो गए। सामने बड़े बोर्डों में ट्रेनों के नाम के साथ उनकी जानकारी प्रदर्शित हो रही थी, पर राय साहब ने पिछले महीने ही रेलवे को व्यवस्था पर एक लंबा आलेख जनसत्ता अखबार में पढ़ा था, जिसमें यह भी लिखा गया था कि रेलवे के द्वारा बोर्डों पर अक्सर सही जानकारियां प्रदर्शित नहीं होती हैं। यही सोचकर राय साहब सीधे पूछने की खातिर लाइन में लग गए थे, जबकि दूसरे लोग कुली से पूछकर रेल के समय और प्लेटफॉर्म का अपडेट लेकर वहां पहुंच जा रहे थे। आधे घंटे में जब पूछने का नंबर आया तो बताने वाले ने कहा, सामने बोर्ड में देख लो, अपडेट कर दिया है। तब तक भीड़ ने पीछे से धकेल कर साइड कर दिया। राय साहब तो बैग लिए बोर्ड देखने लगे, पर साथ खड़े जावेद ने उनकी इस बुद्धिमत्ता पर सिर पकड़ दिया। चलिए, कभी कभार ऐसा होता है राय साहब, चलिए लाइन का मजा तो लिए। जावेद ने राय साहब के झेपने पर उनको संभालते हुए कहा। नहीं, बताइए, सीधे बोर्ड देखने को कह दिया। फिर पूछताछ काउंटर का औचित्य ही क्या है? क्या जंगलराज है यहाँ? अरे जब हम लोग को ऐसा जवाब मिलता है तो बताइए आम आदमी का क्या होता होगा? राय साहब ने सवाल खड़ा करते हुए कहा। राय साहब की बातों से ही स्पष्ट था कि सिविल की तैयारी करने वाले लोगों में अपने को लेकर एक खास वर्ग चेतना थी। हर लिहाज से मैच करने के बावजूद वे खुद को आम आदमी से अलग वर्ग समझते थे, और इस वर्ग को सीधे तौर पर आम वर्ग कहा भी तो नहीं जा सकता था, क्योंकि इस देश में 2 तरह के वर्ग थे। एक खास वर्ग वह जो ब्रेड खाता है, एक सामान्य वर्ग वह जो रोटी खाता है। लेकिन इन दोनों से इतर सिविल के छात्रों का एक ऐसा वर्ग था जो घर के भेजे पैसे से अभी खा तो ब्रेड रहा था, पर आगे की चिंता रोटी की थी। सो यह वर्ग खुद को खास और आम के बीच रखता था। एक ऐसा वर्ग जो अभी आम है, पर 3 स्टेज की परीक्षा के बाद उसमें खास हो सकने की संभावना थी। राय साहब और जावेद अपने डिब्बे में अपनी सीट पर जा बैठे थे। ट्रेन समय पर चल पड़ी। जैसा कि अक्सर ट्रेन में होता है, संग बैठे यात्रियों से एक दूसरे का परिचय शुरू हुआ। जैसे ही इन दोनों ने बताया कि वे आईएएस की तैयारी करते हैं, सामने आराम से पैर फैलाकर बैठा एक यात्री झट से पैर समेट अदब से बैठ गया। सामने ही बैठे एक बुजुर्ग ने तुरंत अपना चश्मा निकाला और दोनों को खूब गौर से देखने लगे। बगल में एक औरत जिसका बच्चा चिप्स के लिए रो रहा था, उसने उसका मुंह दाब के उसे चुप करा दिया और इन दोनों को देखने लगी। यही तो वो बात थी जो हर फील्ड और हर उम्र के पढ़े लिखे युवाओं को एक बार आईएएस की तैयारी के लिए आकर्षित करती थी। आईएएस की तैयारी करना भर इस समाज के लिए एक भारी भरकम स्टेटस था। मतलब कि देश के किसी भी पढ़े लिखे युवा के लिए बेरोजगार रहते हुए भी एक रुतबे, सम्मान और संभावनाओं के साथ जीने का ये भारत में एकमात्र और अधिकतम फलदायी क्षेत्र था। यहाँ तैयारी के नाम पर कोई भी सम्मानपूर्वक अपने 7-8 साल निकाल सकता था। ट्रेन हो या बस, ऑफिस हो या सड़क, दुकान हो या चौराहा, हर जगह आईएएस की तैयारी करने वाले के प्रति मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव आपको आसानी से देखने को मिल सकता था। फ्री फोकट में बिना कुछ किए इतनी बेमतलब की इज्जत और कुछ करके नहीं मिल सकती थी। राय साहब और जावेद का वहाँ का माहौल एकदम टाइट हो गया था। अपनी देश विदेश की भारी भरकम जानकारी वाली बातों से उन्होंने स्लीपर क्लास के स्टैंडर्ड को फर्स्ट क्लास एस बड़ी ई के लेवल तक पहुंचा दिया था। हर कोई आईएएस की तैयारी, लगने वाले समय, मेहनत और नौकरी मिलने के बाद मिलने वाली सुविधा के बारे में पूछ रहा था।
सामने वाले बुजुर्ग ने अपने पोते के लिए तैयारी कैसे कराएं की सलाह मांगी। बगल का एक आदमी तो कुछ पूछने का साहस ही जुटा रहा था। अभी एक ने आईएएस के वेतन के बारे में पूछा। राय साहब ने तो 100 कदम आगे जाकर यह भी बताया कि एक जिले के जिलाधिकारी के रूप में उनकी क्या क्या कार्य योजना है। यही सब चलते चलते इलाहाबाद आने वाला था। राय साहब बैग उठाकर जाने को हुए कि रास्ते भर चुप रहे एक व्यक्ति ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, भाई साहब अपना नंबर तो देते जाए, कल अगर कहीं डीएम बन गए तो हमें याद रखना। इसमें कौन सी बात है भाई, आप बेहिचक फ़ोन कर लेना या सीधे ऑफिस आ जाना, मैं पहचान लूँगा। वैसे आप नंबर ले लीजिए। राय साहब ने जन कल्याण को समर्पित एक ज़मीन से जुड़े अधिकारी की तरह कहा। फिर जावेद उठकर राय साहब से गले मिला। बाकी के लोग इस तरह स्लीपर क्लास में 2 भविष्य के आईएएस को गले मिलता देख रोमांचित हो रहे थे। एक आदमी ने झट मोबाइल निकालकर तस्वीर खींच ली और वहीं के वहीं उसको अपना वॉलपेपर बना लिया। अब ट्रेन स्टेशन पर लग चुकी थी। राय साहब दौड़कर बाहर कूदे और ट्रेन पटना के लिए आगे बढ़ गई। इलाहाबाद में काम निपटा दूसरे दिन राय साहब जिला गाजीपुर गांव धरपटिया अपने घर पहुंच चुके थे। पूरे 1.5 साल बाद इतने दिनों में उनके व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। मूंछ खुद साफ करा दी थी और सिर के बाल खुद साफ होने की हालत में थे। पेट निकल गया था, आंखें पाताल में घुसी जा रही थीं। गांव के बस स्टॉप पर उतर जब घर की ओर बढ़े तो रास्ते में कई लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं। गए अब बस घर के लिए पगडंडी पकड़ने वाले थे कि सामने श्याम सुंदर मिश्रा मिल। अहो, अरे कृपाशंकर हो का बेटा, मिश्रा जी ने कहा। हाँ चाचा प्रणाम, कैसे हैं, का चल रहा है? राय साहब ने पाँव छूने के बाद कहा। अरे बेटा हमरा तो वही जो ट्रैक्टर चल रहा है, खेती पानी सब ठीक है, आपन बताओ अच्छा कब पूरा होगा वो तुम्हारा कोर्सवा आईएएस वाला, और कितना दिन बेटा? गांव उतरते ही पहले यक्ष प्रश्न से सामना हो गया था राय साहब का। हाँ चाचा बस अब की होना ही है, लगे हैं बस यह साल और, राय साहब कहते हुए निकल गए। घर पहुँच दरवाजे पर ही पिताजी खड़े थे, प्रणाम किया। खुश रहो, आ गए। ई मोंच ओंच काहे मुड़ा दिए जी, का दशा बनाए हो जबरदस्ती जवान बनने के फेर में, पिताजी ने अपने अंदाज में कहा। तभी आवाज़ सुन माँ दौड़ती हुई बाहर आए। ओह आप भी गजब आदमी हैं, 1.5 बरस पर लड़का घर आया है और दुआरे पर प्रवचन शुरू कर दिए, तनी भी नहीं बुझाता है आपको एकदम। माँ ने एकदम चुप करा दिया था पिताजी को। अरे तो हम कौन खराब बोले, देखो ना एकदम चेहरा सूख गया है, ऊपर से मूंछ हटा दिया है तक खराब लग रहा था, सो बोले जाओ कुछ बढ़िया से बनाओ खिलाओ इसको। आखिर पिता का मन अपनी गलती समझ गया था। बेटे के प्रति पिता के कठोर व्यवहार के आवरण को एक मां खीरे के छिलके की तरह उतार देती है और शायद पिता इसके लिए तैयार भी रहता है। राय साहब के पिता जगदानंद राय जी भी कुछ ही मिनट में धराशायी हो ही गए और पिता का कोमल हृदय खुलकर आ ही गया। सुनो अभी 10 दिन बढ़िया से खाओ पियो, छोड़ो एकदम पढ़ाई का चिंता, देख नहीं रहे हो बाप के उम्र का दिखने लगे हो अभी इसी उम्र में, बोलकर जगदानंद जी बाहर किसी काम से निकल गए। शाम को राय साहब गाँव घूमने निकले। बगल मंदिर के पास चबूतरे पर लोग बैठे थे। शाम को यहाँ बड़े बुजुर्ग उठते बैठते देश दुनिया की चर्चा करते थे। राय साहब भी वहीं सबसे मिलने पहुँच गए। आओ कृपाशंकर आओ, सुबह सुबह आए हो, बड़े दिन पर आए अब की, गांव के एक मोबोले चाचा ने कहा। हाँ चाचा फिर निकलना है, बस एक ही हफ्ता में, बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ाई है आईएएस का, राय साहब ने कहा। राय साहब के उस बैठक में शामिल हो जाने से अचानक गपशप का लेवल बढ़ना तय था। सब राय साहब को सुनना चाह रहे थे, साथ ही कुछ जिज्ञासु लोग कई प्रश्न भी पूछना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का तो हर चीज़ का जवाब जानता ही होगा। बातचीत चल ही रही थी कि दीनानाथ शुक्ल जी ने राजनीति पर हो रही चर्चा के दौरान एक मुद्दा उठाया। बताइए ये नेता लोग जानते कुछ नहीं लेकिन भाषण पेलने में जाबिर हैं। काय गांधी को गरियाटा है तो कोई नेहरू को तो कोई मनु संहिता फाड़ रहा है। ये माया बहन को ही देख लीजिए कि अंबेडकर का मूर्ति बनवाती है, पर अंबेडकर का जन्म कौन ईस्वी में हुआ ये पूछ दीजिए तो माथा घूम जाएगा। हाँ बात तो सही है, बात बहुत माँ के बुल उठाए हैं आप दीनानाथ जी। अच्छा सही में हो कब हुआ था इनका जन्म? अच्छा है एगो जानकारी रखना चाहिए, सत्येंद्र राय जी ने कहा। अब कृपाशंकर के रहते हमसे का पूछते हैं, दीनानाथ जी ने अपनी इज्जत बचाते हुए कहा। सब राय साहब की तरफ देखने लगे। राय साहब तो जैसे अंदर से कांप गए। मन में उत्तर ही नहीं आ रहा था, बस आ रहा था कहीं डूब मरूं। सोचा भी नहीं था कि 7 साल का बनाया हुआ भौकाल एक मामूली प्रश्न से टूट जाएगा। हाँ चाचा बात बहुत गहरी बोले आप। हाँ अंबेडकर जी को पढ़ना पड़ता है तब जानिएगा कि क्या चीज़ थे वो। खाली संविधान नहीं, बहुत कुछ लिखे हैं वो। एक संविधानविद और कानूनविद से कहीं ज़्यादा बढ़कर उनकी भूमिका एक समाज सुधारक की रही थी। पर आज भी हम अंबेडकर के किए कार्यों का मूल्यांकन करते वक्त बस एक ही पक्ष पर सोचते हैं। ज़रूरत है अंबेडकर के सर्वपक्षीय मूल्यांकन की, उनकी प्रगतिशीलता के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की। राय साहब पूरे रफ्तार में बोले जा रहे थे। तभी सत्येंद्र राय जी ने टोकते हुए कहा, हाँ बेटा उनका जन्म का ईस्वी नहीं, देखिए ना एकदम से स्लिप कर गया है। सब राय साहब की इस बात पर कन्विंस होने को थे, पर जिज्ञासा तो जिज्ञासा है। सत्येंद्र ने आखिर पूछ लिया, अच्छा कृपा बेटा ई नेहरू के पहले मरे थे कि बाद में, मृत्यु कब हुआ था इनका?
आपको बताएं सत्येंद्र चाचा की एक एक आदमी के काम और योगदान पर इतना इतना पढ़ना पड़ता है ना आईएएस में कि उनके जन्म मरण का ध्यान ही नहीं रहता है हम लोगों को। वैसे भी ये सब आदमी कभी मरता थोड़े है, युगों युगों तक जिंदा रहता है। हमारे विचारों में जिंदा है अम्बेडकर, हमारे संस्कारों में जिंदा है अम्बेडकर, हमारे संविधान के रूप में हमारे मार्गदर्शक की तरह आज भी जिंदा है अम्बेडकर। अम्बेडकर कभी मर नहीं सकते चाचा, कभी नहीं। एक जोरदार भाषण के साथ राय साहब वहाँ से उठे और सबको प्रणाम बोल निकल गए। वहाँ से चलने के बाद राय साहब मन ही मन सोच रहे थे कि आज तो जरूर यहाँ बैठे हर आदमी के घर उनकी ही चर्चा होनी है। सब न जाने हमारे ज्ञान की शंका पर क्या बोलेंगे। कुछ यही सब सोचते हुए वापस घर आ गए। उनको नहीं पता था कि अब उनके घर पर यही चर्चा होने वाली है। 3 घंटे बीत गए। रात में पिताजी घर आए। आते ही सबसे पहले बेटे से खाना के बारे में पूछा। असल में वे नहीं चाहते थे कि सब कुछ होने के बाद बेटा रात को भूखे सोए। माँ ने बताया, हाँ खा लिया है। तब आज मंदिर वाले चबूतरे पर मजलिस में गए थे कृपा। जगदानंद बाबू ने पूछा, हाँ थोड़ा मिला है सबसे। राय साहब ने सब समझते हुए धीरे से कहा, मिलने गए थे कि सब कुछ माटी में मिलाने गए थे। अरे 7 साल से तो नाक कटवा ही रहे हो, अब आज क्या जरूरी था हमरा गर्दन कटवाने का कह रहे हैं लोग। सुनो जाके, आईएएस का तैयारी करता है दिल्ली में और अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु तिथि नहीं जानता है। जगदानंद बाबू ने चिल्लाकर कहा, अरे क्या हुआ, आप तो एकदम सुबह से पगलाए हैं, काहे कर रहे हैं ऐसा इसके साथ। चुप रहिए आप, माँ ने फिर ढाल बनते हुए कहा। चुप रहिए आप, बोलने दीजिए हमको। अरे ई का पढ़ रहा है, का हो रहा है। बाप बनने का उम्र हो गया और अभी तक बाप का सहारा नहीं छूटा है इनका। ई आईएएस का पढ़ाई करता है। ठीक है नौकरी भाग्य का भी चीज़ है, लेकिन जानकारी तो होना चाहिए कि नहीं ऊ लेवल का। इसको अम्बेडकर के जन्म का तिथि नहीं पता है। बोलिए, जगदानंद बाबू बोले जा रहे थे। अच्छा भगवान नए था अम्बेडकर की उनका तिथि नए पता है तब बड़का भारी जुलूम हो गया। इतना चीज़ पढ़ता है, एगो बात नहीं याद रहा था का हो गया। माँ बोली, जाके देखिए ना का हो गया। सिपाही भर्ती वाला को भी ये सब पता होता है और ईएसपी बनेंगे साले। दीनानाथ कह रहा था कि सब लोग हंस रहे थे कि जगदानंद का रुपया लुटा रहा है इनका बेटा। जगदानंद बाबू ने पहले से थोड़े धीमे स्वर में कहा, बाप रे आप भी घर उजाड़न दीनांतवा के बात में लगे हैं। उसका अपना बेटा का किया, थाना में सिपाही है, दारू पीता है, 10 तरह के कुकर्म करता है। हमरा बेटा कुछ करे न करे कम से कम कोनो गलत आदत त नहीं न है, कोनो पीता खाता त नहीं है न, संस्कार रहेगा त कहियो कुछ कर ही लेगा। आपके हड़बड़ाने से थोड़े जान दे दे कोई। माँ ने पिता को कम, खुद को ज़्यादा दिलासा दिलाते हुए कहा। राय साहब बस खटिया पर सिर गोते बैठे हुए थे। वे बस इस सुनामी के गुजर जाने का इंतजार कर रहे थे कि तभी जगदानंद बाबू ने एक बिजली माथे पर गिराते हुए कहा, देखो अब बहुत हो गया बेटा, चुपचाप कहीं देखो दूसरा नौकरी का जुगाड़। तुम अम्बेडकर का जन्मतिथि बता भी देते तो भी हम अब नहीं सकेंगे दिल्ली का खर्चा उठाने। हमारा हालत अब नहीं है वहाँ रख के पढ़ाने का। उसमें भी तुम पढ़े क्या, ये तो पूरा गाँव जान ही गया है। ये आखिरी साल है, अपना देख लो तुम, कहकर जगदानंद बाबू सोने चले गए। इधर महादेवपुर में जावेद खान के चाचा ने तांडव छेड़े रखा था। तुम्हारे अब्बा कुछ अलग से तो छोड़ गए नहीं थे, जो था बस खेती ही थी। अब हम जितना कर सकते थे किया, तुम्हारे खेत भी संभाले, उपज भी देखी और जितना बन पाया तुम्हारी अम्मी के हाथ दे दिया। अब जो भी खेत बचा है या तो बेच दो या खुदा कर संभालो, हमसे अब नहीं हो पाएगा। जावेद के चाचा इलियास मियाँ ने कहा, पर चचा जान हम 15 बीघा से 3 बीघा पर तो आ गए, सब तो आप ही को बेच दिया। अब कुछ दिन की बात है, आप संभाल दो, इसमें कौन सी आफत आ गई है। अम्मी बीमार है इसलिए थोड़ा ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ, अगली उपज में हिसाब कर लेना आप, जावेद ने भरे गले से कहा। अरे कैसा हिसाब, वाह 4 लकीरें पढ़ ली, थोड़ी तालीम ले ली तो इस तरह बदजुबानी पर उतर आए हो। हमने तुम्हारी अम्मी के इलाज और दवा में न जाने कितने खर्च किए पर आज तक उसका हिसाब नहीं किया। अब बताओ कहाँ से होता ये सब। अगर हम हर बात का हिसाब करते तो अल्लाह जानता है हमने कितना किया, कोई खैरात तो बटी नहीं थी न यहाँ। इलियास मियाँ ने हाथ मुँह चमकाते हुए कहा, चचा जान थोड़ा सब्र कर लो, इस बार इम्तिहान दिया है, नतीजे आए तो सब वसूल कर दूंगा, कर्ज का कहर लेकर नहीं मरूंगा। चलो 1 बीघे की कीमत लगा दो, कल पैसे दे देना, जावेद कहकर जाने लगा। जावेद बीपीएससी की मुख्य परीक्षा पास कर अपने साक्षात्कार के परिणाम की प्रतीक्षा में था। देख लेता हूँ ये नतीजा भी, उन दर्जी का बेटा हाकिम बनेगा, पूरा महादेवपुर देख ही रहा है तुम्हारा इम्तिहान, कहकर इलियास मियाँ बरामदे से बाहर चले गए। इलियास मियाँ से बहस के बाद जावेद माँ के पास वापस आ गया। जावेद की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इलियास मियाँ ने उसकी सारी ज़मीनें औने पौने दाम देकर खरीद ली थीं। आज भी माँ के इलाज के लिए 1 बीघे का सौदा कराया था जावेद। अब उसके सपने और महादेवपुर के बीच केवल 2 बीघे का फासला था। ये बिकता कि उसे पढ़ाई छोड़ वापस आना होता, पर बचपन से संघर्ष की विपरीत धारा में अपने सपनों की नाव लेकर निकला जावेद इन लहरों से भी पार पाने को लड़ रहा था। उस दिन वह माँ से लिपकर खूब रोया था जब माँ के मुंह से निकला था, पता नहीं दफन होने को 2 गज भी ज़मीन बचेगी कि नहीं, पर तू मत हारना जावेद, अब्बा का सपना पूरा करना, ये ज़मीन जाने दे, तुझे तो आसमान जीतना है। दोस्तों, आज का भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है।
हर किरदार अपने संघर्ष से जूझ रहा है और आगे का सफ़र और भी कठिन होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि डार्क हॉर्स के अगले भाग जल्दी आएँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। डेली फैक्ट्स ऑडियो बुक जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले भाग में।